नमस्कार फ्रेंड्स। कुछ दिन पहले एक वीडियो मैंने डाला था जिसमें मैंने शुरुआत की थी नीट राइडर्स नाम के एक नीट के चैनल की, लेकिन पिछले कुछ दिनों तक रिसर्च करने में काफ़ी वक्त लगा, जिसकी वजह से वीडियोस नहीं आ पाए थे। और अब कुछ रिसोर्सेज प्रोक्योर करने में टाइम चला गया और कुछ ऐसे रिसर्च करने पे पता चला कि नीट जो बच्चे प्रिपेयर करने के लिए आते हैं, करीबन 23-24 लाख बच्चे जो नीट भरते हैं, तो वो कोचिंग में किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन्हें। कोचिंग में वो जाते हैं तो सबसे पहले तो उनको अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम होती है कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, और टीचर पढ़ाते पढ़ाते आगे निकल जाता है और बच्चों का बैकलॉग डेवलप हो जाता है, और बैकलॉग कभी ख़त्म नहीं होता, पर्टिकुलरली फ़िज़िक्स में और केमिस्ट्री में। बायोलॉजी में तो वो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, नीट की बुक सबसे बढ़िया जो है एनसीईआरटी है वो लोग करते रहते हैं। लेकिन इस बार का जो पेपर आया है 2025 का, उससे ये बिल्कुल क्लियर है कि अब कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया से होनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहली प्रॉब्लम बच्चों की होती है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सेकंड, वो रिवीजन नहीं कर पाते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होती है नीट की प्रिपरेशन में ख़ास करके है कि एक बुक आप रखिए और उसी की मल्टीपल रिवीजन कीजिए। आजकल मार्केट में क्या हो रहा है कि बच्चे डीपीपी भी कर रहे हैं, मॉड्यूल भी लगा रहे हैं, उसके बाद फिर एच सी वर्मा भी कर रहे हैं, और कई तरीके की अलग अलग चीज़ें भी कर रहे हैं, कुछ एनसीईआरटी भी कर रहे हैं। एनसीईआरटी फ़िज़िक्स की काफ़ी डेंस है और वो समझ में आने में थोड़ा टाइम लगता है, और उसके सारे सवाल जैसे कि आप कर भी लें उसके बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है। उसके बाद फ़िज़िक्स में मैंने देखा कि कुछ बच्चे रेसनिक हैलिडे की तरफ जा रहे हैं, कुछ सीयर्स जेमोन्स्की नाम की बुक है वो कर रहे हैं। जी वालों की बात नहीं करूँगा क्योंकि वो इरोडोव और क्रोटोव की तरफ जाते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत यहाँ पर शायद ना पड़े। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बिना ही नीट के बच्चे आगे चले जाते हैं। उसका एक कारण शायद ये भी होता है कि मैथमेटिक्स से वो लोग दूरी बना लेते हैं। बायोलॉजी लेते ही इसीलिए हैं ताकि मैथ्स उनको ना पढ़ना पड़े। लेकिन इस चैनल पे हमारा पूरा का पूरा एफर्ट रहेगा, स्टार्टिंग विद फिज़िक्स एंड लेटर ऑन वी विल ऑल्सो टेक केमिस्ट्री एज वेल, कि किस तरीके से इसको करना है। प्रॉपर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, प्रॉपर जो गाइडेंस होती है कि किस मौके पे आपको क्या करना है वो होता है। तो इस चैनल पे सबसे पहले तो हम लोग 11th से स्टार्ट करने वाले हैं, और ये एक बड़ा मेहनत प्रोजेक्ट है, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और टाइम के साथ साथ आप देखेंगे कि चीज़ें इम्प्रूव होती जाएंगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी इस चैनल पे, वीडियोस भी, और उनकी क्वालिटी भी इम्प्रूव होती जाएगी। जैसे जैसे आपका फीडबैक मिलेगा वैसे वैसे हम इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट करेंगे और इम्प्रूव करेंगे। तो कुछ चुनिंदा बुक्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ जिसको यहाँ इस चैनल पे फॉलो किया जाएगा। फ़िज़िक्स के लिए तो आप लोगों ने यूज़ किया है या नहीं किया है, लेकिन अभी तक मैंने जो पूरा रिसर्च करके जो मुझे पता चला कि प्रदीप्स जो है फंडामेंटल फ़िज़िक्स 11th की और 12th की, अगर एक ये बुक आप एंड टू एंड पूरी लगा जाएं जो कि इस चैनल के ऊपर बताई जाएगी, और सारे क्वेश्चंस उसके करवाए जाएंगे, एक एक सवाल करवाया जाएगा, ताकि किसी भी स्टूडेंट को कहीं से कहीं भी दिक्कत ना आए, और वो अपने जो सवाल हैं वो हमसे कांटेक्ट करके पूछ भी सकते हैं, उस सवालों को बताया भी जाएगा। वे ऑफ थिंकिंग बचाई जाएगी कि सोचना कैसे है। फ़िज़िक्स में जब कोई भी सवाल आप करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि सोचना कैसे है। और मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं, ख़ास करके नीट वालों को, उनको होता है कि ट्रिक्स के बेसिस पे वो करने की कोशिश करते हैं कि हम ट्रिक्स कर लें, किसी तरीके से एलिमिनेशन कर लें और उसका सवाल का जवाब आ जाए। तो वो शायद अब स्ट्रैटेजी काम ना करे। तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप इस चैनल पे बने रहिए। हमारी पूरी कोशिश होगी कि एंड टू एंड सारा कुछ हम करवाएं। महंगी महंगी कोचिंग की बात नहीं करूँगा कि किस तरीके से वो उनका अप्रोच क्या है, क्योंकि हम एक फ़्रेश, एक नया अप्रोच लेके चलने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास शर्मा है, मैं एक इंजीनियर हूँ। करीबन 20 इयर्स का वर्क एक्स हो रखा है, लेकिन फिर भी क्योंकि इंटरेस्ट है टीचिंग में, तो मैं आप लोगों को एकदम नए सिरे से पढ़ाना शुरू करता हूँ, और कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। आज से हम शुरू करेंगे मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिज़िक्स। अब मैथमेटिकल टूल्स ऑफ फॉर फिज़िक्स में मैथमेटिक्स जो है वो अभी इंट्रोडक्शन दी जाएगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे फ़िज़िक्स के, वैसे वैसे आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग की जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि पूरी की पूरी मैथमेटिकल टूल्स, फार्मूले, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री सब कुछ आपको पढ़ाने लगें तो फ़िज़िक्स का काफ़ी नुकसान हो जाएगा।
वो जो बेसिक चीज़ें आपको बताई जाएंगी और उसके बाद जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे वैसे वैसे हम इनको इम्प्रूव करते जाएंगे। तो आई होप आपको ये प्रयास अच्छा लगेगा और आप लोगों का कमेंट्स और लाइक मतलब कि हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे। धन्यवाद। वी विल जस्ट स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, ये है हमारी फिज़िक्स फंडामेंटल प्रदीप्स वॉल्यूम 1। इससे आज हम शुरू करने जा रहे हैं। ये बुक जो है 2025-26 एडिशन है, सो लेटेस्ट बुक है। और ये जो एक ऐसी बुक है जो आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर देगी और इस चैनल पे आपको एक एक चीज़ इसकी बताई जाएगी। जिन लोगों के पास रिसोर्सेज की कमी है या जो कोचिंग लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, उन लोगों को हमने टारगेट करके इस चैनल को कंसेप्चुअलाइज किया है। सो लेट्स स्टार्ट। सो यूनिट 0 इज़ मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स देखिए, ये टूल्स कौन से होते हैं जिनसे कि हमें फिज़िक्स के सवाल करने में और उनको एक्सप्लेन करने में आसानी होती है। तो इसमें सबसे पहले अलजेब्रा बताई गई है। अलजेब्रा में कुछ कॉमन से हमारे फॉर्मूले होते हैं जो यहाँ भी लिखे हैं, मैंने समझाने के लिए इधर भी लिखा है आपको। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इन सब का एप्लीकेशन जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आप लोगों को पता चलते जाएगा। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए टाइम्स a प्लस बी। a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। इसको जब आप एक्सपैंड करेंगे तो इसका यही आंसर आएगा। a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कि जिसकी डिग्री 2 हो। डिग्री मतलब कि मैक्सिमम जिसकी पावर कितनी जा रही है वो 2 जा रही है। तो यहाँ पे 2 जा रही है। x इज़ वेरिएबल, a इज़ कोएफिशिएंट। a को क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट कहते हैं। यहाँ b भी कोएफिशिएंट है। c इज़ द कांस्टेंट टर्म। x वेरिएबल है, a कोफिशिएंट है, b कोफिशिएंट है, c कांस्टेंट टर्म है। तो ये अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक मतलब कितने उसके डिग्री है? 2 है। तो रूट्स कितने होंगे? 2 होंगे। रूट्स मतलब कि वो उसकी वैल्यूज़, एक्स की वैल्यूज़ कितनी होगी? वो 2 होगी। और उसके लिए फॉर्मूला क्या है? अल्फ़ा पहला रूट और बीटा दूसरा रूट। माइनस बी मतलब ये वाला माइनस बी, प्लस और माइनस दोनों होते हैं। एक अल्फ़ा में प्लस हम लेंगे, बीटा में माइनस लेंगे, तो रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें एक और कंडीशन होती है, अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों रूट को अगर हम ज्वाइन करें तो माइनस बी अपॉन ए होती है, और अल्फ़ा टाइम्स बीटा दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो c बाई ए होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सेम ही चीज़ यहाँ पर आपको बताई गई है, बुक के हिसाब से भी हम देख लेते हैं। ये सारे फॉर्मूले बता दिए गए हैं आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसकी डिग्री क्या होती है, वो भी बता दी है। इसके बाद फिर ये किस तरीके से इन्होंने पहला सॉल्व एग्जांपल करवाया है। 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a की वैल्यू देखिए, a जो है 6 है, b जो है माइनस 13 है क्योंकि प्लस बी एक्स था ना, तो माइनस 13, और c कांस्टेंट टर्म जो है वो 6 हो गया। उसके बाद फिर x की जो दो रूट्स आई, माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो माइनस बी माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे, प्लस और माइनस रूट ऑफ माइनस 13 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 टाइम्स a क्या था? 6 था, और c क्या था? 6 था, अपॉन 2a। इसको हम सॉल्व करेंगे। 13 प्लस और माइनस रूट ऑफ 169 माइनस 144 अपॉन 12, 13 का स्क्वायर 169 और 6 चौके 24 और छक 144, ये आ गया। अब इसको जब आप करेंगे तो ये 25 आ जाएगा। 25 का रूट प्लस और माइनस आ जाएगा 13 प्लस और माइनस 5 अपॉन 12, जो कि हो जाएगा, पहला वैल्यू है 18/12 और 8/12, मतलब 3/12 और 2/3। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मेन हमें देखना है कि ए बी सी की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -2।
हम पुट करें उसी तरीके से माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस बी प्लस और माइनस ये 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 2 अपॉन 2a माइनस 1 प्लस और माइनस रूट 3 अपॉन 2 1 और माइनस 2। तो ये तो हो गए इनके सॉल्व। प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस में जो है आइए हम देखते हैं। पहला सवाल इनका क्या है, 10x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये देखिए 10x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो पहला तरीका इसका क्या होता है, जो हम एकदम बेसिक फंडामेंटल क्या होती है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो इस प्रोसेस को कहते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब कि किसी दो फैक्टर में या दो से अधिक फैक्टर में उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को, ये एक पॉलिनोमियल है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको हम किस तरीके से फैक्टराइज करें ताकि उसका जो गुणा होगा, गुणा फैक्टर मतलब जो जिससे हम गुणा कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो ज़ीरो आए। तो 10x स्क्वायर माइनस 27x, तो ये मिडिल टर्म होता है, उसको इस तरीके से ब्रेक करना होता है कि ये a और c का जो मल्टीप्लाई हुआ, जो मल्टीप्लाई होने के बाद जो चीज़ आई, जैसे कि 10 इंटू 5 करेंगे तो 50 होता है, सेम ही चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई हम करें तो वही आए, लेकिन उसका प्लस और माइनस भी बीच वाला टर्म आए, तो वो यहाँ पे हमने 25 और 2 में इसको ब्रेक किया। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये 9th-10th में भी बताई जाती है। जिन लोगों को क्लियर नहीं है वो इसमें देख सकते हैं, और फिर भी क्लियर नहीं है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, फिर से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो 10x स्क्वायर और ये माइनस 25 माइनस 2x, माइनस माइनस क्यों लिया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होके 27 हो गया, और माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे गुणा तो 25 दूना 50 हो जाएगा। 10 इंटू 5 क्या होता है 50। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 10x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और 5x कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 5 पहला ब्रैकेट हो गया। अब यहाँ पर सेम ब्रैकेट यहाँ पर भी आना चाहिए, यहाँ पर लेकिन हम क्या देख रहे हैं, माइनस 2x प्लस 5 है, तो सिंपल है, माइनस 1 हम निकाल लेते हैं इसमें से, 2x प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 0 कर लें। पहला ब्रैकेट क्या बनेगा, 5x माइनस 1, दूसरा ब्रैकेट ऑलरेडी 2x माइनस 5 था, इज इक्वल टू 0। अब इसका दो फैक्टर का गुणा करने के बाद अगर 0 आ रहा है तो या तो ये 0 है या तो ये 0 है, एक फैक्टर 0 है या तो ये फैक्टर 0 है। आइदर 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू ये 1 इधर जाएगा 1/5, और x क्या हो जाएगा 5/2। दूसरा मेथड जो यहाँ पर हमने रूट्स निकालने का जो रखा ही है, तो यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 लेंगे। a क्या है यहाँ पे, a की वैल्यू 10, b की वैल्यू माइनस 27 और c की वैल्यू 0। रूट क्या होगा, माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस माइनस 27 प्लस माइनस 27 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 10 इंटू 5 अपॉन 2a माइनस 27 प्लस और माइनस 7 रूट ऑफ 729 माइनस 200 अपॉन 220, 27 प्लस और माइनस रूट ऑफ 529, 529 किसका स्क्वायर रूट, इसका अगर स्क्वायर रूट हम लें तो 23 आएगा, या 23 को अगर आप स्क्वायर करके देखें तो 529 आएगा बटा 20। तो पहला अपना रूट क्या हो गया 27 प्लस 23 अपॉन 20, और दूसरा रूट हो गया 27 माइनस 23 अपॉन 20। पहला अपनी वैल्यू हो गई 50/20 5/2, और दूसरी वैल्यू क्या हो गई 4/20 या 1/5। तो इस तरीके से बाकी सवाल भी आप कर सकते हैं, यहाँ के करने की कोशिश करें, और ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। ये जो आप पढ़ रहे होंगे तो ये इसमें आपको लग रहा होगा कि ये पता नहीं क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, एन सी क्या लिखा हुआ है। आइए आपको क्लियर किया जाए इसको सिंपल भाषा में। बाइनोमियल थ्योरम x प्लस ए रेज टू एन, इसको हमको अगर सॉल्व करना है तो हम 3 डिब्बे बनाएंगे। सबसे पहले तो 3 डिब्बे हमने बनाए। पहला डिब्बा हम लिखेंगे NC0, C स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशन। अभी बता कॉम्बिनेशन जो होता है n फैक्टोरियल अपॉन नीचे जो वैल्यू है 0 फैक्टोरियल माइनस 0 फैक्टोरियल टाइम्स n माइनस 0, इसी को, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। n फैक्टोरियल देखिए यहाँ पे n फैक्टोरियल है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ये फंडामेंटल कंसेप्ट है। n माइनस 0 इज़ फैक्टोरियल का अगर हम लें तो ये भी ऊपर नीचे कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो NC0 और पहले टर्म x रेज टू n, और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा a रेज टू 0, क्योंकि हम 0 से शुरू कर रहे हैं। अब ये क्या है, इसकी वैल्यू बढ़ेगी NC1, और बीच वाले की वैल्यू घटेगी डिग्री में, x रेज टू n माइनस 1,
और ए हमने क्या लिया था 1 है तो यहाँ पे भी 1 हो गया। तीसरा हम देखें n(-2)(x⁻n-2) और ए स्क्वायर, ये बढ़ रहा है ना, 2 यहाँ पे आया तो n-2 ये घटेगा और ये जो है अपना सेकंड टर्म है उसका स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से ये जब तक चलेगा तब तक कि n(c(n) और x⁻0 जब तक कि x जो है उसकी पावर 0 ना हो जाए, वो 1 में कन्वर्ट ना हो जाए और सिर्फ सेकंड टर्म की पावर n रह जाए। अभी आप देखो nc1 जो हमने लगाया था वो n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल टाइम्स n-1 फैक्टोरियल। n-1 फैक्टोरियल अगर है और n फैक्टोरियल ऊपर है तो उसको हम ब्रेक कैसे करते हैं, n-1 फैक्टोरियल टाइम्स n अपॉन 1 फैक्टोरियल टाइम्स n-1 फैक्टोरियल। इसको n-1 और n-1 को अगर आप फैक्टोरियल को कट कर सकते हैं, 1 फैक्टोरियल 1 होगा, n की वैल्यू n आ गई। लाइकवाइज nc2 n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल टाइम्स n-2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इधर आया, n-2 फैक्टोरियल आया। अब n फैक्टोरियल को n-2 फैक्टोरियल के टर्म्स में लिखेंगे, n-2 टाइप फैक्टोरियल टाइम्स n-1 इंटू n, n-2 फैक्टोरियल आ गया, 2 इंटू 1 हम 2 फैक्टोरियल क्या होगा 1 इंटू 2, जहाँ तक जाएगी वहाँ तक हम उसको गुणा कर देंगे। n-2 का फैक्टोरियल इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बचेगा n-1 इंटू n अपॉन 2। लाइकवाइज nc3 मतलब n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल टाइम्स n-3 का फैक्टोरियल, n-3 का फैक्टोरियल n-2 n-1 n डिवाइडेड बाई 1 2 3 3 फैक्टोरियल n-3 का फैक्टोरियल। तो ये क्या हो गया, अब ये n-3 का फैक्टोरियल कट जाएगा, n-2 इधर से आ गया, n-1 इधर से आ गया और n जो है इधर से आ गया और ये 1 2 3 जो है ये 6 हो गए। अब इसका एक एप्लीकेशन देखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर इससे हम करें तो यहाँ पर आप देखो कि n क्या है, n2 है तो 2c0। फर्स्ट वाला जो है a⁻n बताया था, ये देखिए a⁻n तो a का स्क्वायर और b⁻0 मतलब कि यहाँ सेकंड टर्म b है, b का 0। सेकंड में 2c1 और a⁻2 - 1 हो जाएगा इंटू b⁻1 आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या है 2c2, अब ये लास्ट ही है, a⁻0 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा और b भी बढ़ जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम वैसे तो मैंने ऊपर बता रखा है आपको कि ये जो है ये वैल्यू 1 होगी, फिर भी अगर हम दोबारा करना चाहें तो 2 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल टाइम्स 2 - 0 फैक्टोरियल, 2c0 है, ये कॉम्बिनेशन होता है, ये कट जाएगा 2 - 0 फैक्टोरियल और ये a स्क्वायर में आ जाएगा, 0 फैक्टोरियल इज़ 1, 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल टाइम्स 2 - 1 फैक्टोरियल। अब ये a⁻2 - 1 a आ गया, b आ गया यहाँ पे, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 - 2 फैक्टोरियल a⁻0 1 हो गया, b स्क्वायर आ गया, तो ये क्या हो गया 2ab बन गया, ये 2b स्क्वायर बन गया। तो इस तरीके से जितना सिंपल हो सकता है इस लैंग्वेज को मैंने बताने की कोशिश की है। प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस हैं, आप करना चाहें तो कीजिए, कोई दिक्कत आती है तो बताइए, लेकिन मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि अगर हम मैथ्स में ही उलझ के रह जाएंगे तो फिज़िक्स में हमें टाइम कम दे पाएंगे। आगे का जो सेक्शन है वो ग्राफ है। अभी की वीडियो जो है ऑलरेडी 15 मिनट्स की होने वाली है, तो ये ग्राफ का सेक्शन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में टेकअप करेंगे और आपको क्वाड्रेंट सिस्टम बताएंगे कि चारों क्वाड्रेंट सिस्टम कैसे होते हैं और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो ग्राफ आपको दिख रहे हैं ये कैसे बनते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए ग्रो करने में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पूरी फ़ायदा हो। और हमारा ये टारगेट है कि ये पूरी की पूरी जो फिज़िक्स है ये 2 पार्ट में आती है 11th की, यह पूरी की पूरी हम आपको इस चैनल पे सॉल्व करवाएं, समझाएं और इसका डिस्कशन करें। जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए हम काम करने की सोच रखी है हमने। धन्यवाद, थैंक यू।